Very good morning, class 8. Students, today we are going to start chapter 11th Materials, Metals and Non-Metals. Firstly, let us understand what is material. Basic substance that have mass and can occupy some space. कोई भी सब्सटेंस जिसका खुद का मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम मटेरियल कहते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई तरीके के मटेरियल देखने को मिलते हैं जिससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स यानी कि धातु एंड नॉन मेटल्स यानी कि जो धातु ना हो, यानी कि जो मेटल ना हो। ठीक है, अब इस चैप्टर की हेल्प से हम जानेंगे कि क्यों कुछ मटेरियल्स को मेटल्स कहा जाता है और कुछ मटेरियल्स को नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे जो एक मटेरियल को हम मेटल कहते हैं और एक को हम नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, you are familiar with number of materials like iron, aluminium, copper, etc. बच्चे, आप बहुत से मटेरियल्स के बारे में जानते हैं जो आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। अगर हम एल्युमिनियम और कॉपर की बात करें तो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो इसी मटेरियल से बनते हैं। अब कुछ मटेरियल जो हैं आपको इस टेबल में दिए गए हैं जो जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो। आपको इनकी अपीयरेंस और हार्डनेस बतानी है। तो फर्स्टली है आयरन। आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है बच्चों? आयरन शाइनी होता है या डल होता है? बच्चों, आयरन शाइनी अपीयरेंस का होता है। हाँ, अगर उस पर रस्ट लग जाती है तो उसकी अपीयरेंस डल हो जाती है, लेकिन ऐसे आयरन जो है वो शाइनी अपीयरेंस का होता है। और अगर हम आयरन की हार्डनेस की बात करें तो आयरन वेरी हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत ही हार्ड मटेरियल है ना आयरन। नेक्स्ट, कोल। कोल की अपीयरेंस डल होती है और अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करें तो ये नॉट वेरी हार्ड होता है। अगर हम कोल पे हैमर की मारेंगे ना तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर। सल्फर की अपीयरेंस भी डल होती है और इसकी हार्डनेस भी नॉट वेरी हार्ड होती है। देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शाइनी होता है और इसकी हार्डनेस वेरी हार्ड होती है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर की अपीयरेंस भी बच्चों शाइनी होती है और इसकी हार्डनेस भी वेरी हार्ड होती है। ये हमने जान लिया कि कौन से मटेरियल की कैसी अपीयरेंस होती है और क्या हार्डनेस होती है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या अब आप इनकी अपीयरेंस और हार्डनेस को देखते हुए बता सकते हो कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं? यस, वी कैन। स्टूडेंट्स, जिन मटेरियल्स की अपीयरेंस शाइनी है और हार्डनेस वेरी हार्ड है वो सारे मटेरियल्स मेटल्स हैं, और जिन मटेरियल्स की अपीयरेंस डल है और हार्डनेस नॉट वेरी हार्ड है वह सारे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस पे। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस बात का ध्यान रखना कि जो लस्टर है, लस्टर यानी कि जो चमक है मटेरियल की, एंड जो हार्डनेस है ये मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। Students, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, a shovel and axe? क्या आपने कभी ब्लैकस्मिथ को देखा है, यानी कि लोहार को देखा है कि जब वो आयरन पीस पे हैमर के साथ ज़ोर ज़ोर से बीट करता है या आयरन के बने किसी आर्टिकल पे जैसे कि स्पेड, कुनाल हो गया, ए शॉवल या फिर एन एक्स यानी कि कुल्हाड़ी होगी, अगर उस पर वो हैमर के साथ ज़ोर ज़ोर से मारता है तो क्या उसकी जो शेप है उसमें कोई चेंजेस आती हैं? यस, जब एक ब्लैकस्मिथ हैमर से आयरन के पीस या आयरन के आर्टिकल पे ज़ोर ज़ोर से मारता है तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, या तो वो ज़्यादा फ्लैट हो जाती है यानी कि चौड़ा हो जाता है, या फिर टेढ़ा मेढ़ा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाती है।
वुड यू एक्सपेक्ट a similar change if we try to beat a wood log? क्या आपको लगता है कि अगर हम एक लकड़ी के पीस पे हैमर से मारेंगे तो सिमिलर चेंज आएगी? क्या जो लकड़ी का पीस है हैमर से जब उस पे मारेंगे क्या उसकी भी शेप चेंज होगी? क्या वो भी फ्लैटन होएगा? क्या वो भी चौड़ा होएगा या टेढ़ा मेढ़ा होएगा? नो स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम वुड लॉग पे मारते हैं तो वो टूट सकती है लेकिन वो फ्लैटन नहीं होती। स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे कि स्मॉल आयरन नेल, एक छोटा कील ले लो, एक कोल का एक छोटा सा पीस ले लो, ए पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम वायर ले लो, एंड अ पेंसिल लेड जो कि ग्रेफाइट से बनी हुई होती है, एज यू ऑल नो। बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। अब जो आयरन नेल है उसे हैमर के साथ बीट करो, ज़ोर ज़ोर से उस पर मारो, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। आयरन नेल नीचे रखा है और हैमर से उस पर बीट किया जा रहा है। अब ये जो हैमर के साथ आप बीट करोगे, ये 1 बाय 1 जितना भी आपने मटेरियल लिया है सब पे करके देखना है और आपको जो है क्या देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इन मटेरियल्स पे ये जो भी हमने आयरन नेल, कोल पीस, थिक एल्यूमिनियम वायर ली एंड पेंसिल लेड ली, जब हम इन्हें हैमर से बीट करेंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगी? आयरन नेल फ्लैटन हो जाएगा या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों, आयरन नेल पे जब हैमर की हम मारेंगे तो वो फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम कोल पीस पे हैमर से बीट करते हैं तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देन एल्यूमिनियम वायर जो है वो भी आयरन की तरह फ्लैटन हो जाती है, लेकिन वहीं अगर हम पेंसिल लेड की बात करें वो कोल पीस की तरह जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। हमने देखा कि जो आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर की शेप है वो हैमर से बीट करने पे उनकी शेप चेंज हो गई। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। और अगर हम इन्हें और भी ज़्यादा ज़ोर से बीट करेंगे तो ये शीट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी कि पतली सी शीट्स बन जाएगी। यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। बच्चों, आपने देखा होगा कई तरीके की मिठाइयाँ उन पे एक चमकीली सी सिल्वर फॉयल लगी हुई होती है शीट की फॉर्म में। और आपने ये भी देखा होगा कि हम एल्युमिनियम फॉयल में खाने को रैप करते हैं, फूड को रैप करते हैं ना एल्युमिनियम फॉयल में, वो भी एक थिन शीट की फॉर्म में होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें जब हम मेटल्स को अगर बीट करें, जैसे हैमर के साथ, अभी हमने पिछली एक्टिविटी की कि अगर हम आयरन और एल्युमिनियम को हैमर के साथ बीट करते हैं तो वो फ्लैटन हो जाते हैं, और अगर और ज़्यादा ज़ोर से बीट करेंगे तो वो बिल्कुल थिन शीट्स में बन जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. तो जैसा कि हमने देखा पिछली एक्टिविटी में कि जो कोल और पेंसिल लेड हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की। उनको जब हैमर के साथ बीट किया गया तो वो ब्रेक हो गए, वो पीसीस में ब्रेक हो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोल एंड पेंसिल लेड हैं वो मैलिएबल नहीं है, यानी कि वे मेटल्स नहीं हैं। एल्युमिनियम एंड आयरन मेटल्स हैं क्योंकि वह मैलिएबल हैं, लेकिन कोल और पेंसिल लेड मैलिएबल नहीं है, इसीलिए हम इन्हें नॉन मेटल्स कहेंगे। ओके। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप कभी अगर कोई मेटालिक पैन ले लीजिए और उसे गर्म कीजिए, यानी कि स्टोव पे रख के उसे गर्म कीजिए, और ऐसा पैन लीजिए कि जिसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक या वुडन हैंडल ना हो। क्या हम उस पैन को हम ऐसे उठा पाएंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। हम उस गर्म मेटालिक पैन को टच नहीं कर पाएंगे अगर उसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन से ना बना हुआ हो। ऐसा क्यों? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things.
और भी बहुत सी चीज़ें ले लीजिए आप अपने किचन में, बहुत से यूटेंसिल्स होते हैं जिनके हैंडल जो हैं वो प्लास्टिक या फिर वुडन से बने हुए होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट ऑन वुड एंड प्लास्टिक। और बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम मेटालिक पैन को, अगर हम विदाउट वुडन एंड प्लास्टिक हैंडल के मेटालिक पैन को टच करते हैं, हॉट मेटालिक पैन को टच करते हैं, तो उससे जो है हमारा हाथ जल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम वुडन और प्लास्टिक हैंडल के मेटालिक पैन को टच करते हैं तो हमारे हाथ नहीं जलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक और वुडन हैं वो हीट को इतना कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी कि वुड और प्लास्टिक पुअर कंडक्टर हैं हीट के। और बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रीशियन जो है जब कुछ भी जब इलेक्ट्रिकल वर्क करता है तो वो जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है उसका हैंडल किससे बना हुआ होता है? प्लास्टिक से बना हुआ होता है ना। बट ऐसा क्यों? लेट अस फाइंड आउट। चलो ये जानने के लिए कि जो स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन यूज़ करता है उसके हैंडल जो हैं प्लास्टिक से क्यों बने हुए होते हैं, इसके लिए हमें आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। हम पहले इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है कि जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जिसमें हमने एक बैटरी ली है और वायर ली हुई है। वायर के साथ एक आयरन नील जो लिया हुआ है और उसे जॉइंट किया हुआ है, और ये वायर्स जो हैं बल्ब के साथ जॉइंट की गई हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी या नहीं। बच्चों, अगर इस सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। और अगर नहीं किया तो इट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी। और सेम एक्सपेरिमेंट हम अलग अलग मटेरियल लेके करेंगे जो कि हमें टेबल में दिया गया है। जैसे हमने जहाँ पे आयरन नेल लगाया है, फिर उसको हटा के वहाँ पे सल्फ़र लगाएंगे, देन उसे हटा के कोल पीस लगाएंगे, देन उसे हटा के कॉपर वायर लगाएंगे, और वन बाय वन जो है ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करेंगे कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल पोर कंडक्टर है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल पोर कंडक्टर है? बच्चों, जब हम ये मटेरियल इस सर्किट में लगाएंगे, यानी इस इलेक्ट्रिक टेस्टर में लगाएंगे, तो जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा वो मटेरियल गुड कंडक्टर होगा, और जिसमें से नहीं पास करेगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो पोर कंडक्टर होगा। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आयरन रॉड या फिर आयरन नेल, कॉपर वायर जो है ये गुड कंडक्टर हैं, यानी कि जब हमने ये मटेरियल यूज़ किया इस सर्किट में तो बल्ब ग्लो कर गया है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से पास कर गई, तो ये मटेरियल क्या हुए? गुड कंडक्टर। वाइल जो सल्फ़र और कोल पीस हमने लिया था वो पोर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो मेटल्स हैं, जो आयरन है और कॉपर वायर है, ये क्या है? मेटल्स है ना। हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो मेलेबल होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और आयरन, नेल और कॉपर वायर ये दोनों मेलेबल हैं। तो जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो मेटालिक पैन है अगर वो गर्म होता है तो हम उसे टच नहीं कर सकते अगर उसका हैंडल वुडन या प्लास्टिक से ना बना हो। इट मीन्स जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वे पोर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनके जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं या वुडन, मतलब और भी जैसे पैन्स के जो हैंडल हैं वो वुडन से बने होते हैं, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो पोर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, जो एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर हैं उनका यूज़ कहाँ होता है? जैसे हमारे फैंस हो गए, उनके अंदर जो वायर्स लगी हुई होती है वो कॉपर की वायर्स होती हैं।
अब क्या आपने कभी कोल की वायर बनी हुई देखी है? डेफिनेटली नॉट। कोल की वायर नहीं बनती। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे उन्हें वायर्स में चेंज कर दिया जाए वो उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे एल्युमिनियम की वायर बनाई जाती है, कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं, ये मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी। इट मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, यानी कि जो मेटल्स हैं उन्हें हम वायर में चेंज कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल्स की। कौन कौन सी? मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर एंड आल्सो दे आर डक्टाइल इन नेचर, while non-metals are neither malleable nor ductile। यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। ओके, so students, that's all for today. Further we will proceed in our next lecture. Thank you and have a nice day.